जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग संवैधानिक विकास के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। यह अधिनियम इतने महत्वपूर्ण है कि जीएस आधारित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आने की भरपूर संभावनाएं होती हैं। आज अगर आप इस अधिनियम को हमारे साथ पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो फ्यूचर में कभी भी आपको इसके लिए दिक्कत नहीं होगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी और आसानी से आप प्रश्न हल करके आएंगे। दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या प्रोविजन किए गए हैं, क्यों यह अधिनियम खास है और कैसे इससे प्रश्न बनते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ये मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, जब यह अधिनियम लाया गया था, यानी कि इस अधिनियम को लाने में भारत सचिव जो उस समय थे जॉन मार्ले, और उस समय भारत के वाइसराय जो थे लॉर्ड मिंटो, उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान था। तो उन्हीं के नाम पे इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम को लाने की अनुशंसा अरुंडले समिति ने अपने रिपोर्ट में किया था। दोस्तों, इस अधिनियम की क्या विशेषता थी और क्यों यह अधिनियम खास हो जाता है, आइए हम लोग समझते हैं। इसमें मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया। इसमें हुआ यह कि इस प्रणाली के अंतर्गत मुस्लिम क्षेत्रों के लिए मुस्लिम उम्मीदवार ही चुने जाएंगे, ऐसा व्यवस्था किया गया। यानी कि कहिए कि सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दिया गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि समझ लीजिए कि भारत के जनमानस को धर्म के आधार पर बांट दिया गया। 19वीं शताब्दी के अंत होने और 20वीं शताब्दी के शुरुआत से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को दबाने का यह प्रयास किया गया था ब्रिटिश शासन के द्वारा। तो दोस्तों, यह एक तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया और भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने का प्रयास किया गया। समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनका इस अधिनियम को लाने में काफी व्यापक भूमिका था, इसलिए इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन को भारत में लागू करवाने में कहीं ना कहीं उनकी काफी व्यापक भूमिका थी, इसलिए उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। दोस्तों देखिए, इसमें और क्या प्रोविजन किए गए, आइए देखते हैं। भारतीयों को भारत सचिव तथा वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। वाइसराय का जो कार्यकारिणी परिषद था या फिर भारत सचिव का जो कार्यकारिणी परिषद था, उसमें भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया। वे कौन से भारतीय थे जो इस परिषद में सबसे पहले शामिल हुए, आइए देखते हैं। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, और भारत सचिव के कार्यकारिणी परिषद में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी नियुक्त हुए थे। याद रखेंगे, प्रश्न बनते हैं यहां से कि वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1915 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, इसे भी याद रखेंगे। आइए अगला प्रोविजन देखते हैं। अगला जो प्रोविजन है वो यह है कि इसमें बजट पर वाद विवाद करना, अनुपूरक प्रश्न पूछना तथा मत देने का अधिकार दिया गया। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम में हमने पढ़ा था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अलावा बजट पे बहस करने का तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन ये उससे अलग कैसे है? तो एक तो बजट पे वाद विवाद करना है, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछना है, मतलब कि प्रश्नों को दिए गए उत्तर पे भी प्रश्न पूछना है और साथ साथ मत देने का भी अधिकार दिया गया। यानी कि 1892 के अधिनियम से इसमें कुछ अलग जो है वो है अनुपूरक प्रश्न पूछना तथा मत देने का अधिकार। जो भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया था, इसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया है और इसी सांप्रदायिकता पे टिप्पणी करते हुए के मुंशी ने कहा था कि भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है। ये के मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकनाथ मुंशी। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे भारत परिषद अधिनियम 1909 संवैधानिक विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। जहां भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, वहीं भारत शासन अधिनियम 1909 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। यहां भी वही सिस्टम है। चेम्सफोर्ड जो थे वो उस समय भारत के वाइसराय थे और मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे। मॉन्टेग्यू के प्रयास से 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मॉन्टेग्यू की घोषणा की जाती है। मॉन्टेग्यू की घोषणा में यह सबसे पहले कहा जाता है कि उत्तरदायी शासन भारतीयों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। इस अधिनियम में क्या क्या प्रोविजन किए गए, आइए हम लोग देखते हैं। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है। उत्तरदायी शासन यानी कि जो शासन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि भारतीयों को शासन सौंप दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है भारत परिषद अधिनियम 1919 में।
इसमें जो दूसरा प्रोविजन है वो क्या है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले 1892 ईस्वी के अधिनियम में पढ़ा था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। निर्वाचन प्रणाली की दो व्यवस्थाएं होती है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली उन देशों में लागू होता है जिसकी जनसंख्या काफी विशाल होती है, और प्रत्यक्ष शासन प्रणाली उन देशों में लागू होता है जिनकी जनसंख्या कम होती है, जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देशों में। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। इसका जो दूसरा प्रोविजन है, वो अगला प्रोविजन है, वो यह है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। इसमें पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होइएगा, यह भारत परिषद अधिनियम है, इंडियन काउंसिल एक्ट, और यह भारत शासन अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला जो प्रोविजन है। इसमें जो है कि सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दिया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें सांप्रदायिकता को बढ़ाया गया था मुसलमानों तक, लेकिन ये दो कदम और आगे आके इसमें सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों, इन सभी के लिए भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है और इनके लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यह कहीं ना कहीं और खतरनाक हो जाता है सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए। तो अगला जो प्रोविजन है वो क्या किया गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का शुरुआत किया गया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का शुरुआत किया गया। राज्य परिषद और विधान परिषद, ये जो राज्य परिषद है इनमें 60 सदस्य होते थे और जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे। इनका जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्षों का होता था। और जो विधान परिषद था इसमें कुल 144 सदस्य होते थे। 144 सदस्य में 104 सदस्य निर्वाचित होते थे और 40 सदस्य मनोनीत होते थे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की नींव डलती है किस अधिनियम से, तो भारत शासन अधिनियम 1919। जो दूसरा प्रोविजन किया गया है वो यह है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। दोस्तों हम लोग द्वैध शासन 2 बार सुन चुके हैं अभी तक। हमने पहली बार जो द्वैध शासन सुना था या दोहरी प्रशासन सुना था वो सुना था 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि प्रशासनिक मामलों के लिए। तो देखिए इसको समझिएगा, द्वैध प्रशासन और द्वैध शासन या दोहरी प्रशासन क्या है। जब शासन 2 लोगों के द्वारा कंट्रोल होने लगे तो उसे द्वैध प्रशासन कहते हैं। यही स्थिति यहां भी आती है, यहां प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन लागू होने का मतलब क्या है कि प्रांतों के जो विषय हैं उन्हें बांट दिया गया 2 भागों में, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय का शासन वायसराय खुद अपने आप करता था और हस्तांतरित विषय का शासन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से होती है, तो भारत शासन अधिनियम 1919। याद रखेंगे 1935 के अधिनियम में क्या होता है कि प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर लिया जाता है और इसे केंद्र स्तर पर लागू कर दिया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसमें जो अगला प्रोविजन है वो क्या किया गया कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। जी हां, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र के लिए एक बजट पेश करने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिलता है, आप कमेंट करके बताएंगे। आइए देखते हैं इसका जो अगला प्रोविजन है कि इसमें ली आयोग की गठन की गई। यह ली आयोग यह सिफारिश करता है कि भारत में नियुक्तियों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए और इसी के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। इसमें जो एक और खास बात है वो यह है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 10 वर्षों के बाद एक समिति गठित की जाएगी और इसी प्रोविजन के आधार पर 1927 ईस्वी में 3 नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। हम लोग साइमन कमीशन को काफी विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमने भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बात किया, कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है और कहां से प्रश्न आते हैं, इस पे हमने काफी विस्तार से चर्चा की है। करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।